नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उस अदृश्य वायरस की जिसके खिलाफ पूरा देश एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में एक दिन संक्रमण की दर घटती है तो दूसरे दिन बढ़ जाती है। जांच किसी दिन कम होती है, किसी दिन ज्यादा, लेकिन मौत का आंकड़ा कभी कम नहीं हो रहा। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो चेतावनी दी है उसमें बहुत बड़े खतरे की आशंका दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना का वायरस लगातार रूप बदल रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना का म्यूटेशन जारी है, उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर फैलने वाली है। ये इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि दूसरी लहर में ही हमारी सांस फूलने लगी है। सिस्टम वेंटिलेटर पर दिखाई देने लगा है। ऐसे में तीसरी लहर में क्या होगा, तैयारी कितनी है, और एक सवाल ये भी, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछना आसान है और संयम निभाना कठिन। तो चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर हर हिंदुस्तानी सतर्क नहीं हुआ, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दूसरी लहर में यह हाल है तो तीसरी लहर में देश और देशवासियों का क्या होगा। पहली लहर 2020 के 9 महीने, 1,48,738 मौत। दूसरी लहर 2021 के 5 महीने, 77,450 मौत। तीसरी लहर अभी बाकी है। हिंदुस्तान ने 2020 में कोरोना का दंश झेला, वो कोविड का ट्रेलर था। हिंदुस्तान ने 2021 में कोविड की दूसरी लहर झेली, ये कोविड का कहर है। और अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा है कोरोना की तीसरी लहर का भयानक खतरा। Phase 3 is inevitable. कोरोना को लेकर अब तक सबसे बड़े खतरे की घंटी सरकार ने बजा दी है। देश के लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुनिए, देश के 4 बड़े अफसर जब लोगों को कोरोना के खतरे से सतर्क करने पहुंचे थे तो क्या कहा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार सतर्क कर रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि वायरस जितनी बार एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, उतनी बार इसकी बनावट में बदलाव आ रहा है और इसका नतीजा वायरस के नए नए वेरिएंट्स की शक्ल में दिख रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. मतलब भारत में अभी जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी वायरस रूप बदल रहे हैं और वैक्सीनेशन वाली आबादी से जब वायरस का सामना हो रहा है तो उससे भी कोरोना के वायरस में बदलाव हो रहा है। सरकार चेतावनी दे रही है कि देश में कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी, इसलिए लोग कोविड के नियमों का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही कोविड थमेगा, क्योंकि संक्रमण के फैलाव के कारण कोविड का वायरस हर वक्त रूप बदल रहा है। और जब देश कोविड की दूसरी लहर में ही एक एक सांस के लिए हाँफ रहा है, लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, तो तीसरी लहर का कोरोना न जाने किस तरह का संकट खड़ा करेगा। इसलिए कोरोना के कहर को रोकने का उपाय सिर्फ हर भारतवासी की सतर्कता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हमारा मकसद हंगामा करना नहीं है, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि आप तनाव में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, क्योंकि हम तो बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, आप अच्छे विचार मन में लाएं, लेकिन हम आंख भी नहीं मूंद सकते हैं। और तब जबकि केंद्र सरकार ये कह चुकी है
प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार राघवन साहब जब ये बात कह चुके हैं कि तीसरी वेव को रोका नहीं जा सकता, और तब जबकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बच्चे भी इसमें ज्यादा संक्रमित होंगे, माता पिता की चिंता वाजिब है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और लखनऊ से कोविड विशेषज्ञ यानी कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर वैभव खन्ना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सियासी प्रतिक्रिया लूं, राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शक एक्सपर्ट से सुने कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, हमें करना क्या है। डॉक्टर वैभव, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर साहब मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहता हूं, दूसरी लहर में व्यवस्था की, तैयारियों की हमारी सांस फूलने लगी है, दम फूलने लगा है सर, और ये तीसरी लहर की चेतावनी डराती है, कैसे बचे इससे? देखिए ऐसा है, ये जो वायरस है ये हमेशा अपना रूप बदलता है, ये वेल नोन फैक्ट्स हैं, हमेशा रहा है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो हमको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि नया जो वायरस आएगा वो नए रूप में आएगा, और नया रूप कैसा होगा वो आज हम नहीं कह सकते, हो सकता है इससे ज़्यादा खराब हो। ये ठीक है कि अभी तक हम लोग को जो हुए हैं वो एडल्ट हुए हैं और बुजुर्ग हुए हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे लोग छूटे हुए हैं। तो ये प्रेडिक्शन है कि इस बार जो लोग होंगे उसमें बच्चों की संभावना भी है। अब बच्चों में कौन सा एज ग्रुप होगा अभी हम क्लियर नहीं है, लेकिन अगर बच्चे हुए तो प्रॉब्लम क्या है कि पीडियाट्रिक एज जो ऐसी होती है उसके NICU PICU अलग होते हैं, और वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वो NICU PICU हमारे नहीं, दुनिया में हर जगह उनकी संख्या लिमिटेड होती है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट लिमिटेड होता है। तो हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज होगा, अगर बच्चे हो गए वो होगा PICU NICUs का। एडल्ट ICU तो बना रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन आपने देखा सेकेंड लेयर अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, और उसमें कितनी मोर्टेलिटी हुई है। क्योंकि सेकेंड लेयर में क्या हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनका कईयों का RT-PCR नेगेटिव आया, लेकिन जब उनको हुआ तो CT स्कैन पॉजिटिव था और वो बड़ा सीवियर था, तो वो लोग एकदम से डाउन हुए और सडनली दे रिक्वायर ICU। और हमारे पास उस वक्त ना ऑक्सीजन थी और ना वो था वेंटिलेटर्स थे। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए और आज हम लोग 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन ले आए हैं कि थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है और लोगों को ऑक्सीजन और बेड मिल रहे हैं। बट इसके बावजूद भी हमारे पास उस लेवल के एक्सपर्ट्स भी नहीं हैं जो L3 को उस लेवल का मैनेज कर सके। सेम वे होगा थर्ड लेयर में, वहां पे NICU PICU चाहिए होंगे एडिशनल, ये चाहिए होंगे, इसके अलावा चाहिए होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लिमिट है कि बच्चे ही होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब ये हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल है। व्यक्ति खुद पर सब कुछ झेल लेता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि मेरे बच्चे खतरे में है, उसका दम फूलने लगता है। बच्चों के लिए कोई भी घबरा जाता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये एकमात्र कयास भर है कि बच्चे लेवल 3 में ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं, या इस बात के सबूत हैं बहुत हद तक संभव है कि बच्चे संक्रमित होंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हमारी तैयारी आपको भी कितनी दिखती है NICUs और PICUs को लेकर, जो आपने कहा अभी? जैसा राघवन साहब ने कहा, देखिए ये अभी हम लोग 100% कोई नहीं कह सकता। ये मोस्ट प्रॉबेबल प्रेडिक्शन इसलिए है कि बच्चे अब तक छूटे हुए हैं वैक्सीनेशन से भी। हमारा अभी भी जो यंग लोगों को होना है वो शुरू नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लेकिन वो मास नहीं हो पाया है। उसको शुरू होने में और मास में आने में 4-5 महीने लग जाएंगे। तो हमारे वो जो यंग जनरेशन है 18 से ऊपर वो बच्ची वो भी है, वो भी एक्सपोज है, साथ साथ बच्चे भी हैं क्योंकि उनको दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। बट एक अच्छी बात होती है कि यंग जनरेशन अगर अपने को फिट रखती है, मेडिकली फिट रखती है, खेलती कूदती है, बाहर घूमती है, तो यूजली वो लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं। उनमें कम संभावना होती है इस तरह की झेलने की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको अल्टीमेटली अगर झेलना है तो 2 चीजें हैं। चलो मास्क तो हो गया, वो सब तो हो गया, उसके अलावा फिटनेस बहुत जरूरी है। तो मेरी अपील है माँ बाप से भी और यंग लोगों से भी कि वो अपना मॉर्निंग की एक्सरसाइज, खेलना, धूप और फ्रूट्स, ये जितनी भी चीजें हैं वो करते रहें, कभी भी कहीं इम्यूनिटी बनाकर रखें। मैं डॉक्टर साहब आप लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि आपने कहा कि इम्यूनिटी बनाए रखें, खान पान मजबूत रखें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अभी लॉकडाउन है, तो घर पर ही एक्सरसाइज करते रहें, स्टेमिना बढ़ाते रहें। अब मैं जरा राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लेता हूं इस पर। सबसे पहले नवीन श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं।
नवीन श्रीवास्तव जी, दूसरे लहर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी से छिपा नहीं है। दवाइयां कितनी मिल रही हैं, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, वो भी किसी से छिपा नहीं है। उस पर हमने कल भी बहस की थी। मेरा सवाल आज आपसे भविष्य को लेकर है। तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश तैयार है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जैसा डॉक्टर वैभव खन्ना जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार या अन्य जो एक्सपर्ट है उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है। प्रेडिक्शन करना और एक 100% किसी चीज का अनुमान लगाना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन निश्चित रूप से जब हमारे प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकारों ने हमें आगाह किया है कि तीसरी लहर आ सकती है और तीसरी लहर में जो हमारे बच्चे हैं वो भी संक्रमित हो सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे। दूसरी लहर के समय अनुमान सही न लगने के कारण जो परेशानियां आई उसको ध्यान में रखते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए, जिस प्रकार से वैभव खन्ना जी ने बताया, और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर धीमान के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय डॉक्टर्स की विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है। वह भी जो सलाह देगी और देश के अन्य जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेके हम अभी से इस प्रकार की तैयारी करेंगे कि दूसरे चरण में जो कमियां रह गई वो तीसरे चरण में ना होने पाए। लेकिन मैं एक चीज का अनुरोध करना चाहूंगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, हम लोग राजनीतिक दल है तो एक दूसरे की कमियां ले आएंगे। लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, सबको यह अधिकार है कि सरकार की कमियों को सामने लाएं और सरकार का यह दायित्व है कि उन कमियों को स्वीकार कर सुधार करें। नहीं, आपकी कमियां नहीं निकाल रहे हैं, आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं। मैं डॉक्टर नहीं हूं नवीन श्रीवास्तव जी, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बावजूद उसके मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पहली लहर में हमने देखा लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हम जानते हैं वायरस लंग्स पर अटैक करता है और जब फेफड़ों पर अटैक करेगा तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। तो क्या पहली लहर ने आपको इशारा नहीं दिया कि भविष्य में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है? दूसरी लहर में जब 3 महीने बीत चुके हैं, जब कई लोगों की मौत हो चुकी है, तब जाकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। लेट नहीं हुए आप? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो दूसरी लहर आई वो पहली लहर के मुकाबले 30 गुनी अधिक घातक थी। इसका अनुमान कोई लगा नहीं पाया था। आज जो लोग तीसरी लहर के विषय में सचेत कर रहे हैं वह लोग भी, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो भी अनुमान नहीं लगा पाए थे। फिर भी हमने जो पूरा प्रयास किया और अब हमारे प्रयास के कारण जो है अब ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, बेड की उपलब्धता हो, वह सारी चीजें हुई। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या घटी है, मृत्यु दर घटी है और हमने टेस्ट बढ़ाए हैं। उत्तर प्रदेश में गांव में कल से हमने 5 मई से 5 दिन का एक विशेष ट्रेसिंग अभियान चलाया है, जिसमें घर घर दस्तक देके ये टेस्ट किया जा रहा है और जो लोग संक्रमित हैं उनको मेडिकल किट देके घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीजें कही कि इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए हम एक्सरसाइज करें, 2 गज दूरी, मास्क, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कोरोना से लड़ाई में जो सबसे कारगर चीज है वह है वैक्सीनेशन। दुनिया भर के सभी देश इसके लिए काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनुरोध यह है कि हमारे जो विपक्ष के सुनामधन्य बड़े नेता हैं वह कम से कम कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को गुमराह न करें, लोगों के अंदर भ्रम न करें। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या आपने किसी विपक्ष के बड़े नेता को कोरोना की वैक्सीन लगवाते हुए आज तक कोई तस्वीर आपको दिखी? किसी ने लगाई? आज मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूं कि लखनऊ जहां मैं बैठा हूं, एक बड़े धार्मिक गुरु कलवे सादिक साहब जवाद साहब ने आज रमजान के महीने में भी कोरोना वैक्सीन लगवाई, उसकी तस्वीरें आई। निश्चित रूप से इससे जो है वो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती है, सकारात्मकता जाती है, संदेश जाता है। मैं लौटता हूं श्रीवास्तव जी आपके पास। अनुराग भदौरिया साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आता हूं। भदौरिया साहब, सरकार अपनी कोशिश कर रही है लेकिन विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है, नवीन श्रीवास्तव साहब का यह आरोप। और दूसरी बात, तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश आपको कितना तैयार दिख रहा है? देखिए, मैंने बोला ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे पता है मेरे बीच में भी नहीं बोलेगा कोई। देखिए, बड़ी दुख और तकलीफ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला रही है, और 1 साल पहले यहाँ कोविड आया था और सबको पता था कि इसमें एक ही दिक्कत होती है, सांस लेने में, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि नहीं मालूम था, तब भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन फिर आपकी प्लानिंग क्या थी? फिर आपकी दूरदर्शिता क्या है? फिर आप तो खाली जो बनी बनाई चीजें समाजवादी पार्टी छोड़ गई थी, उसी पे आप अपना मौज कर रहे थे। आपने तो अपना तो कुछ बनाया नहीं था, उसी से में आपको प्लान कर लेना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ पे अभी जब सेकेंड लहर आ जाएगी, और सब इसको सचेत कर रहे थे सेकेंड लहर आने वाली है। ऐसा नहीं है, सेकेंड लहर के लिए बात की जा रही थी कि सेकेंड लहर आने वाली है, इसके लिए आप तैयारी कीजिए। लेकिन सरकार कहाँ सुनने वाली है? सरकार चुनाव में भी जीती, कभी महाराष्ट्र जिताने भाग रहे हैं, कभी पश्चिम बंगाल को जिताने भाग रहे हैं, कभी असम को जिताने भाग रहे हैं, बताइए, कभी बिहार को जिताने भाग रहे हैं। आप इधर उधर भाग रहे हो जिताने के लिए,
मौत उत्तर प्रदेश के दरवाजे पे आके दस्तक दे रही थी कि हम आपके दरवाजे पे घुसने वाले हैं, और आप बिहार में वहां आपकी बार बीजेपी की सरकार में लगे हुए थे। आप सोचिए, आप बिल्कुल वाजिब बात कही आपने अनुराग भदौरिया साहब। आपने कहा कि चुनाव नहीं, आप ही से पूछ रहा हूं भदौरिया साहब, किसी और के पास नहीं जा रहा मैंने आपसे ये पूछा कि आपने कहा ठीक है चुनाव के पीछे बीजेपी भाग रही थी, तो क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सपा ने बहिष्कार कर दिया था? सपा ने क्या हिस्सा नहीं लिया? देखिए दिक्कत वही मैं बोल रहा हूं। देखिए आप लोगों के साथ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर देश में कुछ होगा जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप मुझे थोड़ा बोलने तो दीजिए ना। बीजेपी बोल रही थी, आप चुप रहे, मैं बोलने लगा बीच में क्वेश्चन पूछने, मैं अपनी बात कह लूं फिर आप बात। भदौरिया साहब ये मेरे पर मत चलाइए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे। मैंने आप ही से सवाल पूछा, आपको काटकर मैं किसी और के पास नहीं गया। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे प्रियंका जी के पास जाना है। मैं डंके की चोट पे जवाब देता हूं, आपको पता है। तो मैं ये कह रहा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की हॉस्पिटल में, ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, ना यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, यहाँ ना यहाँ बेड की व्यवस्था की। अंततः क्या हुआ, हजारों लोग उत्तर प्रदेश में उनकी मौतें हो गई। और उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने भी कहा है ये नरसंहार है, ये नरसंहार है। तो नरसंहार की हत्या की जिम्मेदारी भी माननीय हाईकोर्ट तय करते तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने पंचायती चुनाव भी करा दिया। हमने बोला था पंचायती चुनाव मत कराइए, आप पंचायती चुनाव पे अड़े रहे। आप अड़ा के आपने एक बार भी सरकार को नहीं बोला, आपने चुनाव को नहीं बोला कि पंचायती चुनाव रोक दो। हमने तो बोला कि रोक दो, लेकिन आपने नहीं रोका ना। अंततः क्या हुआ कि हमारा कोरोना गांव तक पहुंच गया। तो सरकार, इनको लगा कि अभी मेरी सरकार है, जल्दी से पंचायती चुनाव करा लें और सत्ता शासन का दुरुपयोग करके हम यहाँ अपना जिता लेंगे और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष ही बना लेंगे, जो इसकी तैयारी इन्होंने करनी शुरू कर दी है। जैसे कि आपने देखा है, इनके अभी एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ कि आपको क्या बोलना है कि 15-16 नहीं भदौरिया साहब, देखिए डिबेट चुनाव पर शिफ्ट ना हो जाए कोरोना से हटकर, मैं वो नहीं चाहता। मैं लौटता हूं भदौरिया साहब आपके पास। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे प्रियंका जी से सवाल पूछना है। मैं आता हूं भदौरिया साहब के पास। नहीं, एक सेकंड मैं मांगता हूं आपसे। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। और प्रियंका जी मेरा आपसे एक सवाल, वही सवाल जो मैंने भदौरिया साहब से पूछा था कि आपको उत्तर प्रदेश कितना तैयार दिख रहा है तीसरी लहर को लेकर, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में बहुत भयंकर भविष्यवाणियां हो रही हैं। बच्चे संक्रमित होंगे, ये खुद केंद्र सरकार के जो सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो बता रहे हैं। देखिए सरकार की जो दूरदर्शिता है वो इस बात से साफ जाहिर होती है कि वो जब हाई कोर्ट बोलता है कि आप लॉकडाउन लगाएं तो ये उसको चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और आज स्थिति ये है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं समझती हूँ कि आपकी सोच और आपकी जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आप जब तक यही नहीं समझ पाएंगे तो आप जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जनता जब बीजेपी को मैंडेट देती है, जब उसको सत्ता पे बिठाती है और आप उसका विश्वासघात करते हैं, आप उसका गला घोट रहे हैं इस समय। आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। आपको 15 दिन का लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना, आप अपनी चीजों में क्लियर नहीं है। आप वैक्सीनेशन की बातें करते हैं। आपने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है? मात्र 50,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है इन्होंने, जो अभी 18 से ऊपर और 45 से नीचे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रदेश है 24 करोड़ जो है यहाँ पर जनसंख्या है और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सारी सुविधाएं आपने दे दी है? गांव देहातों में इलेक्शन के बाद आपने कितने टेस्ट कराए हैं? जितने लोगों को आपने चुनाव की काउंटिंग के लिए लगाया था, जिसमें टीचर्स की भी जो है डेथ हुई, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? कोई इंतजाम नहीं है। गांव में अगर कोरोना इस स्पीड से पकड़ता रहा, जो आपने अभी कहा कि थर्ड जो वेव आने वाली है, उसको लेकर क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है। गांव में कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए? अच्छा प्रियंका जी, सरकार ने ये जो 4 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला है, आज क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स का टेंडर निकाला गया है, क्या ये कदम ठीक है या बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? तो सोचिए, आज टेंडर निकाल रहे हैं आप, ये आज आप सोकर जाग रहे हैं, आज आप टेंडर निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि ये जो महामारी का समय, कितने हजार लोगों की डेथ हो चुकी है और आप आज टेंडर निकाल रहे हैं। तो आप किस वेव की तैयारी कर रहे हैं? थर्ड वेव की भी तैयारी नहीं कर रहे, आप तो सेकंड वेव की तैयारी कर रहे हैं और थर्ड वेव आने को खड़ी हुई है, दस्तक दे रही है दरवाजे पे। ठीक, प्रियंका जी और अनुराग भदौरिया साहब आरोप लगा रहे हैं कि तैयारियां छोड़िए तीसरे दौर की, अभी दूसरे दौर की तैयारियां नहीं है। इसका जवाब सरकार से लेंगे, नवीन श्रीवास्तव जी से लेंगे। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर वैभव जी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज हम चर्चा कर रहे हैं उस चेतावनी को लेकर जो चेतावनी केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश को तीसरी कोरोना लहर के लिए तैयार रहना चाहिए और चिंता की बात ये, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस तीसरी लहर में हमारे और आपके नौनिहाल बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। भगवान का शुक्र है कि अब तक हमारे बच्चे इन चीजों इस वायरस से बचे रहे हैं, महामारी से बचे रहे हैं, लेकिन आने वाली चेतावनी हमें डराती है, हमें चेताती है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना कोविड स्पेशलिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से, नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुई हैं। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ब्रेक के बाद चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वैभव खन्ना जी एक बार मैं आपसे करना चाहता हूं, तब जबकि बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से दावा किया जाता है कि हमें नहीं मालूम था कि दूसरी लहर में इतनी ज्यादा तीव्रता होगी, दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी। मैं आपसे पूछता हूं सर, ये एक आम आदमी का बड़ा बुनियादी सवाल है। हम जानते हैं वायरस सीधा फेफड़ों में असर करता है और जब फेफड़ों में असर करता है तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। क्या ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था ये समझना, ये भविष्य के लिए तैयारी करना कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए अपनी आबादी के हिसाब से, या वाकई किसी को अंदाजा नहीं था कि ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी? ये सच है कि मेडिकल साइंस बहुत स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। लगता है कि ये सिंपल है कि ये न्यूमोनिया होना है और हो गया, ऐसा होता नहीं है। अमूमन हम लोग को भी अंदाजा नहीं था, ना आज भी था। सरप्राइज खुद हो गए कि ये अब की जो वेरिएंट आया उसने एकदम से, आपका कल स्कोर है 12, आज है 20, सिर्फ आरटीपीसीआर नेगेटिव है और ये स्कोर हो रहा है, आपके सांस फूल रही है, सडनली SpO2 आ गया 80। ये जो वेरिएशन आया इसका अंदाज हम लोग को भी नहीं था। इसीलिए ऑक्सीजन की यही नहीं दुनिया में कहीं भी होता तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस परेशानी ने, ठीक है लोगों को परेशानी हुई, कुछ लोगों की जाने गई, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों का इंफ्रा इस बीच में 10 दिन के अंदर ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी उनकी टीम है, खन्ना जी हुए, जगताप जी वगैरह हुए, उन सबके द्वारा इतना हो गया है कि आज हमारे पास ऑक्सीजन ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है और हमारे पास आईसीयू बेड बढ़ते जा रहे हैं। ये 2 चीज समझ में आ गई हम लोगों को इस बार में कि हमारे लिए रामबाण 3 चीजें हैं। एक L3 बेड्स, उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की डिमांड 5-6 गुना हो रही है क्योंकि पेशेंट है रिक्वायरिंग हाई फ्लो ऑक्सीजन। और थर्ड चीज समझ में आई कि स्टेरॉइड्स। ये 3 चीज ऐसी हो गई हैं जिसने कि देखिए स्टेरॉइड वो इंजेक्शन है जो हम लोग हंसते थे कि कोएक्स जो थे गांव में लगाते थे, वायरल, आज से नहीं 100 साल से लगा रहे हैं। और आज इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को इन्हीं स्टेरॉइड को यूज करना पड़ रहा है इससे झेलने के लिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि चाहे थर्ड वेव भी आएगी, स्टेरॉइड का कारगर होगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। वो हम लोग करते जा रहे हैं और हमें मालूम है कि अगले 4-5 महीने में करेंगे। मेरी अपील ये है कि अगले 5-6 महीने में आप लोग जो एहतियात बरत रहे हैं, मास्क है वो तो है, बंद एसी रूम के अंदर पार्टियां ना करें, बंद एसी रूम शादियां ना करें, जो लिमिटेशन है 50 की वो रहने दें, चाहे सरकार खोले या ना खोले, लेकिन आप ही रहने दें, क्योंकि पता नहीं कब आप फंस जाएं और उसके बाद संभालना मुश्किल हो जाए। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इन्फेक्शन बस सिंपल नहीं होता है कि हमने कहा 1+1 2 होता नहीं बॉडी में, 1+1 3 भी होता है और 1.5 भी होता है। इसलिए हम लोग कई बार खुद फेल हो जाते हैं, वी आर सरप्राइज्ड कैसे हो रहा है। मैं इसी पर एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं डॉक्टर वैभव। सरकार हमने देखा पहली लहर में दुनिया में अचानक से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड बहुत बढ़ गई, जिसका हम इस्तेमाल मलेरिया और दूसरे बीमारियों में करते थे। तो उस वक्त उस वेरिएंट के हिसाब से वो मुफीद था या उस वक्त कोई समझ नहीं आ रहा था? उस वक्त जो बेहतर लग रहा था वो मरीजों को प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर्स की तरफ से। देखिए उस समय भी आई वॉज नॉट एग्री। मैंने भी बहुत सारी जगह पे कहा, डिबेट में कहा कि SCQ का हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है, ना हमने किसी मरीज को दिया उस वक्त भी, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं था। ट्रीटमेंट वो होना चाहिए जो लॉजिकल सिस्टम में आए, लेकिन उस समय कुछ एक्सपर्ट ने कहा तो लोगों ने यूज किया, उसके नुकसान भी हुए, कई लोगों ने जाने भी दी, अपनी डॉक्टर से जाने दी। तो देखिए स्टेरॉइड एक वेल नोन फैक्ट है। जब आप बात करेंगे स्टेरॉइड की तो ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वी विल फॉलो। एंटीबायोटिक एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, लॉजिकल है। जो चीज आउट ऑफ द वे होगी उसको हम लोगों को बहुत फॉलो नहीं करना चाहिए।
इसीलिए रेमडेसिविर जितना ज़्यादा उसका डिमांड आई, उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, उतना जितना पैनिक हो गया। वो ज़रूरत पड़ती है L3 के कुछ पेशेंट ज़रूरत पड़ती है रेमडेसिविर की, लेकिन वो इतना पैनिक हो गया कि लोग भागने लगे। जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की, देखिए लोग कह रहे हैं काला बाजारी। देखिए जब डिमांड होती है तो लोग होते हैं मजबूर हो जाते हैं अपने लोगों के लिए ऑक्सीजन को लेने के लिए। हम इसमें दोषारोपण करें ऐसा नहीं है, हम आप भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि यार ऑक्सीजन मिल जाए, शायद मेरे किसी को हो जाए तो काम आ जाए। ठीक है, ये मेंटलिटी है, गलत है सही है, मैं बहस में नहीं जा रहा हूँ। तो हमारा मेन काम है कि एडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजन को देना, ताकि लोगों को वहाँ लाइन न लगानी पड़े 8-8 घंटे 10 घंटे, वो लोगों को आसानी से वक्त पर ऑक्सीजन मिल जाए। डॉक्टर वैभव, चूंकि मुझे अभी सवाल तीनों मेहमानों से पूछना है, प्रियंका जी से, अनुराग जी से, नवीन जी से, एक छोटी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं। विपक्ष ये आरोप लगाता है, और इससे बेहतर जवाब, आपसे बेहतर जवाब इस पर कोई नहीं दे सकता। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि चूंकि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर ये दोनों केंद्र के अंडर में है, इन पर केंद्र का कंट्रोल है, इसलिए राज्य सरकारें अपने दम पर इन्हें नहीं बढ़ा सकती, और यही वजह है कि रेमडेसिविर की कमी है। क्या वजह है कि रेमडेसिविर जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आबादी के हिसाब से रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? नतीजा कालाबाजारी देखने को मिल रही है। 3,000 के रेमडेसिविर की 30-30 हजार रुपए कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए डिमांड जब 10 गुना बढ़ जाएगी जिस इंजेक्शन की, जिसको कि आज से 1 साल पहले लोग पूछते नहीं थे, बहुत लिमिटेड था, तो शायद कोई भी गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर ही कर पाएगी, 2 महीने कर पाएगी। तो ये तो बात लॉजिकल नहीं है। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, आज समझ में हमको आ गया है कि हमको ऑक्सीजन प्लांट छोटे बड़े लिक्विड हर जगह हर अस्पताल में रखने हैं। ये इससे पहले मैं खुद बता रहा हूँ, हमारे यहाँ काम चल रहा था, हम लोग बड़े खुश थे, ऑक्सीजन आती लगती थी, लेकिन आज समझ में आया कि हमको स्मॉल प्लांट लगाना पड़ेगा, लिक्विड ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा होता है, देखिए जब क्राइसिस होती है देन यू ऑल्सो इवॉल्व द स्ट्रेटजीज। तो अब तो देखिए हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट ऑर्डर हो गए हैं, लग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में एडिक्वेट ऑक्सीजन हो जाएगी और हम लोग एडिक्वेट प्रिपेयर रहेंगे थर्ड वेव के लिए। लेकिन वो ये व्यवस्थाएं होने तक तीसरी लहर कहीं उससे पहले ना आ जाए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। अब जरा मैं फिर से एक बार अपने सियासी मेहमानों की तरफ चल रहा हूं, हमारे जो बाकी मेहमान हैं। प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या रिबेट सब्सिडी सरकार को दी जा सकती है, ये सोचते हुए या ये समझते हुए कि चूंकि एकदम से नई बीमारी है, महामारी है, और ऐसे में सरकार को भी तैयारियों का वक्त चाहिए था, या जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके आधार पर आप कहेंगे कि तैयारी का वक्त तो भरपूर था, तैयारियां हुई नहीं? प्रियंका जी मैं सुन नहीं पा रहा आपको। प्रियंका जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। नहीं प्रियंका जी ठीक है, जब तक ये कुछ दिक्कत ठीक होती है मैं इस पर लौटता हूं आपके पास, लेकिन तब तक मैं अनुराग जी से इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके पास आता हूं। अनुराग जी यही सवाल आपसे पूछता हूं सर मैं। क्या एक बार पूछ लीजिए। जो सवाल मैंने प्रियंका जी से पूछा मैं दोहरा देता हूं। आपने कहा, मेरा सवाल सीधा यह है कि क्या सरकार को रिबेट सब्सिडी दी जा सकती है कि एकदम नई बीमारी थी, महामारी थी, सरकार तैयार नहीं थी और अब वक्त रहते तैयारियां की जा रही हैं, या फिर सीधा सवाल यह कि तैयारियों का भरपूर वक्त था, आपके पास स्पेशलिस्ट थे, पैनल था, एक्सपर्ट्स थे, उनकी राय के मुताबिक आपको तैयारियां करनी चाहिए थी, इतनी मौतें नहीं होनी चाहिए थी? देखिए बिल्कुल सही बात है कि सरकार के पास तो पूरा समय था 1 साल का। 1 साल पहले यहाँ पे कोविड आया था और सबको पता था कि इसमें हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था करनी होगी, ऑक्सीजन के प्लांट लगाने होंगे, लेकिन सरकार ने उस पर काम किया नहीं। सरकार मैंने कहा ना, सरकार चुनाव जिताने में लगी थी। सरकार तो बिहार का, बंगाल का दौड़ के महाराष्ट्र जा रही थी, दौड़ के जा रही थी असम में। अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पे लगातार ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्थाएं नहीं है, आपने तो 1 साल तक किया नहीं। अब जब आप कर रहे हो तब तक हजारों लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इन मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इस मौत की जिम्मेदारी लेगी? सरकार को तो मैंने ये भी बोला है कि सरकार आप ये बता दीजिए जिन घरों में मौतें हुई हैं उनको क्या फाइनेंशियली आप मदद करने वाले हो, और जो बच्चे अनाथ हो गए उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सरकार अनाउंस करे कि उन बच्चों की पूरा रहना, खाना पीना, अच्छे स्कूल पढ़ने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से उनके परिवार को सजा मिली है, या उसके बच्चे के पिताजी गए या माताजी गए।
तो ये जिम्मेदारी सरकार उठाए। सरकार जिम्मेदारी के लिए क्यों नहीं बोलती है? सरकार अपनी गलतियों की सजा जनता को क्यों देगी? जनता उनकी गलतियों की सजा भुगतेगी क्यों? जैसा कि आपको मैंने पहले ही बोला था, पंचायती चुनाव भी आप जबरदस्ती जिद पे कराने लग गए, वो भी आपको रुकवाना चाहिए था, वो भी आपने नहीं रुकवाया। उसके लिए आप यहाँ 700 लोग, 700 टीचरों की, जैसे वहां के टीचर संघ कह रहे हैं अध्यक्ष की 700 टीचरों की मौतें हो गई, ना जाने कितने पुलिस वाले इसमें संक्रमित होंगे। ना भदौरिया साहब, ये आपने एक अच्छी बात कही है, बहुत बड़ा मंच है। मैं आपको एक ऑफर देता हूं, अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, क्या समाजवादी पार्टी उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा खर्चा उठाएगी जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड में खो दिया है, या पार्टी बैठेगी, पहले तय करेगी, उसके बाद इसका ऐलान होगा? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, दिक्कत आपके साथ ही बहुत बड़ी है सर। मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हाल ही में अपना टेस्ट कराया, मैं नेगेटिव आया हूं। बाकी दिक्कत आपको हर जगह नजर आती है, तो अपना भी सर एक बार देख लीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते? मुझे तो अच्छा लगेगा आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के पूछे तो। भदौरिया साहब, इसके अलावा कोई तर्क हो तो दीजिए, बड़ा पुराना है आपका। नहीं, आपका बहुत पुराना है भदौरिया साहब, इसके अलावा कुछ और नई चीज हो तो कहिए, दर्शकों का भी मनोरंजन हो। आपसे मैंने सीधा सवाल ये पूछा, आपको मैं सीधा ऑफर दे रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर भविष्य में 2022 में आपकी सरकार आती है तो क्या आप ये खर्च उठाएंगे? ये तो आपका वोट बैंक बढ़ाएगा, फायदे की बात है, इसमें आपको क्यों लगता है सर? मेरी बात इसलिए कह रहे हूं कि आप तैयारी करके डिबेट नहीं करते। आपने अगर मेरे भदौरिया साहब, जितनी तैयारी मैंने की है उसके हिसाब से मैं यहां बैठा हूं। साफ साफ ट्विटर पे लिखा हुआ है कि अगर हम समाजवादी लोग या हम व्यक्तिगत, आपने अगर मेरा ट्विटर पढ़ा होगा तो हमने कहा आइए हम सब मिलकर इन बच्चों का खर्चा उठाते हैं जो अनाथ हो गए हैं, लेकिन सरकार का जवाब नहीं आया। और मैं सरकार से सवाल पूछता हूं तो आप मुझसे सवाल पूछने लगते हैं। नहीं, एक मिनट, सरकार से मैं अभी पूछने गया नहीं हूं, मैं आपके पास जा रहा हूं। आपके पास नहीं आऊंगा तो आप कहते हैं मेरे पास आते नहीं है, मैं आपके पास आया ना। दूसरी बात, मैं बाध्य नहीं हूं आपका ट्विटर पढ़ने के लिए भदौरिया साहब, मैं बाध्य नहीं हूं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, एक मिनट भदौरिया साहब, प्रियंका जी अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं अब इस सवाल को दूसरे लहजे से पूछता हूं आपसे। और प्रियंका जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि तैयारियां, दावे बहुत हैं, वक्त बहुत था। मैं सीधा पूछ रहा हूं, अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना है, अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना है, कोई अगर नई दवा मरीज को देनी है, तो कम से कम मरीज को अस्पताल में भर्ती तो करना पड़ेगा ना। अलग अलग इलाज के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेड तो चाहिए होंगे। कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेड मुहैया हो पाए क्या? रोज हम देखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप लोगों के स्टेटस पर, जिसको देखिए मदद मांग रहा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आज हर एक दूसरा या चौथा परिवार का कोई ना कोई सदस्य ये डिमांड कर रहा है कि चाहे तो उसको ऑक्सीजन दिला दीजिए, रेमडेसिविर दिला दीजिए, बेड दिला दीजिए, वेंटिलेटर दिला दीजिए। ये समस्या आज हर एक व्यक्ति के साथ है जो भी सोशली जो एक्टिव है, पर वो कहीं नहीं हो पा रहा है। आप बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों को आप देखिए कि उनकी मदद नहीं हो पा रही, तो एक आम आदमी, एक आम जनता कहाँ से ये सब कर पाएगी? आप ये देखिए कि सरकार ने ये तक कहा, न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनाई कि हम फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज देंगे। कहाँ किस हॉस्पिटल में फ्री में प्राइवेट इलाज मिल रहा है, आप ये बता दीजिए। लोगों को घर बिक जा रहे हैं, लोगों के खेत बिक जा रहे हैं, सारा कुछ बिक जा रहा है सिर्फ इलाज करने के लिए। उसके बाद भी आज उसकी डेड बॉडी मिल रही है हॉस्पिटल से। ये कंडीशन है हमारे इस उत्तर प्रदेश की कहिए या पूरे देश की कहिए। और हमारी सरकार कहाँ व्यस्त है? हमारी सरकार व्यस्त है विस्टा प्रोजेक्ट में, उसको एक नेसेसरी चीज बनाकर रख दी है। क्या आपको नहीं लगता कि उतने करोड़ रुपए अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किए जाते तो हमारे देश की जनता को आज ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और इसके साथ में जो वेंटिलेटर है, ये सारी सुविधाएं मिल पाती? आज हम दूसरों के सामने भीख मांग रहे हैं और उसके बाद सरकार कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है? सरकार पैसा सुंदरीकरण में लगा रही है, संसद के सुंदरीकरण में। तो सवाल तो बनता है कि जिस जनता ने इतने विश्वास के साथ आपको वोट दिया, आज आपने कितना सुविधाओं के नाम पर जनता को सिर्फ झूठ बोला है, ठगा है, और आज जनता परेशान है इसी बात को लेकर। पूछना चाहती हूँ, सवाल का जवाब यहाँ पर बैठे हैं बीजेपी की प्रवक्ता को दे दे कि क्या जरूरी है आज सरकार के लिए। ठीक, मैं प्रियंका जी, आपने सवाल पूछा और मैं इसका जवाब नवीन जी से लेता हूं। लेकिन देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है, विपक्ष में कांग्रेस भी है। प्रियंका जी को मैं एंकर नजर आता हूं, भदौरिया साहब को मैं बीजेपी का प्रवक्ता नजर आता हूं, जबकि अधिकृत तौर पर नवीन श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। और नवीन जी, मुझ पर कोई भी आरोप लगे, मेरे सवाल जो सवाल है वो रहेंगे। ना मैं आपको कोई सब्सिडी दूंगा, ना मैं आपका कोई सपोर्ट करूंगा। नवीन जी, मैं सीधा पूछता हूं, जनता ने सरकार बनाने का अधिकार ना तो समाजवादी पार्टी को दिया, ना कांग्रेस को दिया। जनता ने सरकार बनाने का अधिकार आपको दिया, सरकार आपकी है, सवाल भी आप ही से पूछे जाएंगे। इतना वक्त क्या कम था दूसरी लहर से लड़ने के लिए? तीसरी लहर तो छोड़िए, दूसरी लहर से आप टैकल कर पा रहे हैं क्या? लोगों की जान बचा पा रहे हैं क्या? यह वक्त कम था आपके लिए?
देखिए, मुझको थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और मैं कोई आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक नहीं करना चाहता हूं। अच्छी बात है, बोलिए। 2020 में मार्च में जब उत्तर प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज मिला था, तो हमारे पास टेस्ट करने की सुविधा नहीं थी। उसका टेस्ट उत्तर प्रदेश से बाहर हुआ और उसको भर्ती भी उत्तर प्रदेश से बाहर कराना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मेहनत करके हमने 2 लाख से अधिक बेड की व्यवस्था की। 600 से अधिक उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब हमने खोले। प्रतिदिन 2 लाख से अधिक हमने टेस्ट किए और कोरोना की पहली लहर को उत्तर प्रदेश ने बहुत बखूबी संभाला था, जिसकी प्रशंसा चतुर्दिक हुई। दूसरी लहर, जैसा अभी डॉक्टर खन्ना भी कह रहे थे और सारे जो विद्वान हैं वो भी जो इसके एक्सपर्ट हैं, कि दूसरी लहर इतनी घातक हो कि इसका अनुमान किसी को नहीं था। दुनिया के संपन्न राष्ट्रों में माने जाने वाले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तक जब इसका दूसरी लहर का अटैक हुआ तो वो संभल नहीं पाए। हाँ ठीक है, हम अनुमान लगाने में कमी रही, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ दुखद घटनाएं हुई, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी से मौतें हुई, इसको हम स्वीकार करें, हम इसमें ठीक करें, सुधार करें। लेकिन मैं नहीं, नवीन जी, मैं आपको रोक रहा हूं। नवीन जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे यह है, जो मैंने प्रियंका जी से भी कहा था। सर देखिए, आप रेमडेसिविर देंगे, आप ऑक्सीजन देंगे, आप कोई और स्टेरॉइड देंगे, लेकिन देंगे एक अस्पताल के बेड पर ही। अगर पेशेंट गंभीर है, कम से कम बेड तो बढ़ा लेते। आप जब संख्या गिनाते हैं तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि देश में सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश आप हैं? आपको सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी इस आबादी के हिसाब से। निश्चित रूप से मैं वही बताना चाहता हूं। अभी कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 600 स्पेशल कोविड बेड बढ़ाए गए और हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। हर जिले में जो जिला चिकित्सालय, CHC, PHC, वहां पर भी हम बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हर CHC पर 20-20 उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो गांव के लोग हों, जो संक्रमित हो रहे हैं, गंभीर हो रहे हैं, उनको पास के CHC में एडमिट कराया जा सके, इलाज। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बार बार ये चर्चा पिछले दिनों से आ रही है कि चुनाव चुनाव चुनाव। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए, उन चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देश पर कराया गया। लेकिन चलिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव था, कोरोना बढ़ गया। लेकिन क्या महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है? क्या दिल्ली में चुनाव हो रहा है? और अगर आपके पास आंकड़े हो तो आप इन हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र हैं और जो हमारी कांग्रेस की बहन, यानी आप ये साबित करना चाहते हैं कि चुनाव कराने से या प्रचार करने से कोरोना नहीं बढ़ता? नहीं, मेरी बात सुनिए, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ चुनाव के वजह से था, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की आबादी का 10वां हिस्सा दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में संक्रमित लोगों की और मौत होने वाले लोगों की संख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। महाराष्ट्र, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आधी है, वहां उत्तर प्रदेश से कई गुने अधिक मौतें हो रही हैं, कई गुने अधिक लोग। दिल्ली वाले ये कह रहे हैं कि उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। नवीन जी, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। तर्क की बात करें तो गंभीरता से बात होनी चाहिए। नहीं नवीन जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर। नवीन जी, एक मिनट, अनुराग जी, प्रियंका जी, एक मिनट, प्रियंका जी, एक मिनट। नवीन जी, मैं आपसे पूछता हूँ, नवीन जी, आपके पास एक उपलब्धि है। नवीन जी सुनिए, नवीन जी, आपसे मेरा सवाल यह है, आपके पास एक उपलब्धि है, ये मानकर चलते हैं हम कि देश के तमाम सियासी दलों में अगर सबसे ज्यादा वर्चुअली प्रचार प्रसार करने में कोई माहिर है तो वो आपकी पार्टी है। आपने उस तरीके को उस वक्त में क्यों नहीं आजमाया, क्यों काम में नहीं लाया जिस दौर में सबसे ज्यादा जरूरत थी? क्या आवश्यकता थी इतने बड़े बड़े नेताओं की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने की? देश दुनिया को आप सलाह देते रहे, घर में रहिए और कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा करते रहे। देखिए, आज भी बंगाल जहां पे चुनाव हुए, वहां के आप देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं कह रहा हूं, इसको एक बार फिर से, बहुत गंभीर विषय है इसको। महाराष्ट्र जहां कोई चुनाव नहीं था, नहीं प्रियंका जी, एक मिनट प्रियंका जी, प्लीज। दिल्ली जहां हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में जहां कोई चुनाव नहीं था। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है चुनाव। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट प्रियंका जी, आप भी रुकिए, भदौरिया साहब आप भी रुकिए। मैंने सवाल पूछा है, जवाब सुनिए। वो कारण यह है कि हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकारें हो, हम इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाए। ठीक है, देखिए, सियासत का काम है अपनी बात रखना, दूसरे की नहीं सुनना। मैं आप तीनों को रोक रहा हूं। एक मिनट, नवीन जी आप भी रुकिए, प्रियंका जी आप भी रुकिए, भदौरिया साहब आप भी रुकिए। डॉक्टर वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट, सिर्फ डॉक्टर वैभव साहब का साउंड अप किया जाए, सिर्फ डॉक्टर वैभव जी का साउंड अप किया जाए, क्योंकि हमारे तीनों मेहमान भी उन्हीं को सुनना चाहते हैं। एक मिनट, डॉक्टर वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल, डॉक्टर वैभव, इस वक्त इतने सारी अफवाहें हैं, लोग इतने डरे हुए हैं कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए है, जिसको इस वक्त रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है वो भविष्य को देखते हुए रेमडेसिविर अपने घर में रखे हुए है, वो ऊंची से ऊंची कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ये किस तरह की कोशिशें हो रही हैं और क्या इससे भविष्य में और ज्यादा दिक्कतें होने वाली नहीं है? क्या वाकई हर व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ने वाली है?
ये एक नेचुरल, देखिए पब्लिक की मेंटेलिटी होती है, जब कोई क्राइसिस होती है और नहीं मिल रही होती तो आदमी कहते हैं अपने लिए रख लें। ये नॉर्मल ह्यूमन है, इसको हम ये नहीं कहते गलत है सही है, लेकिन एक रिस्पॉन्स है। हम देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, बेड बहुत हमने खुद सरकार से मंत्रियों से गुजारिश करी और बेड बढ़वाए, KGMC करवाया। हम कहाँ पे डिफर करते हैं सरकार से, हमने गुजारिश करी है। अगर लखनऊ या यूपी के अंदर कोई भी वेंटिलेटर खाली पड़ा हुआ है इसलिए कि हमारा वेंटिलेटर खराब हो जाएगा, किसी अस्पताल में, मेरे अस्पताल में मान लो हो, और मरीज मर रहा है बिकॉज ऑफ वेंटिलेटर, तो हमारे लिए शर्म की बात नहीं है इससे ज्यादा। अगर PGI के अंदर आज कुछ वेंटिलेटर, मतलब 100 वेंटिलेटर और मेन वेंटिलेटर खाली पड़े हैं और हम अपने मरीज को नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी सरकार हो, वो कहीं से लॉजिकल नहीं है। तभी मैंने सरकार से कहा था कि हमको इस बार L2 L3 बेड चाहिए, हमको L1 बेड चाहिए नहीं। अनफॉर्चुनेटली शुरू में इन्होंने लिस्ट बनाई और L1 बेड बढ़ा दिए। L1 तो आदमी घर हो ही गया है, आपको चाहिए L2 L3। पिछली बार था आइसोलेशन, तो यू रिक्वायर L1 बेड। आपकी होम हो गया आपका आइसोलेशन, तो L1 चाहिए नहीं, आपको चाहिए L2 L3। तो आपको जो व्यवस्था करनी थी, जिस हर अस्पताल के अंदर आप आधे बेड ले लेते, अब की आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है। आप कहते हैं अलग बिल्डिंग वाला अस्पताल लेंगे, नहीं वो नहीं चलेगा, अब आपको चलेगा फ्लोर वाला, क्योंकि अब आपको अलग बिल्डिंग नहीं मिलेंगी। अब आपको मिलेंगे कि मेदांता अस्पताल के कुछ फ्लोर ले लिए आपने, ठीक है, एक फ्लोर नॉन कोविड हो गया, बाकी कोविड हो गए, मजबूरी है ना। आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमको जो आइसोलेशन वार्ड के प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ लगाने पड़ेंगे। कोविड में भी 1 साल पहले का जो प्रोटोकॉल था कोविड का, वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। डिमांड बढ़ गई है, चीजें अलग हैं, जरूरतें अलग हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर वैभव, लेकिन नवीन जी आपके पास आ रहा हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। आपने कहा 600 बेड वहां बढ़ाएं, 600 बेड वहां बढ़ाएं। सर, आबादी करोड़ों में, बेड सैकड़ों में बढ़ा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? आबादी बहुत बड़ी है, व्यवस्था बड़ी चाहिए, वक्त कम है, L3 सामने खड़ा है। निश्चित रूप से जैसे डॉक्टर वैभव खन्ना साहब ने बताया, उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां लखनऊ में हम बैठे, यहाँ पर ही 55 निजी अस्पतालों को सरकार ने कोविड हॉस्पिटल घोषित किया। उनको 50% बेड जो है वो कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व करने के लिए कहा और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है सेंट्रल कमांड से जो है। और जैसा मैंने कहा, आप शायद नहीं इसको ध्यान दे पाए, हमारे विपक्ष के मित्र लगातार टोका टोकी कर रहे थे। हमने प्रदेश के जितनी CHCs हैं उन पर 20-20 बेड की व्यवस्था की है और वहां पर हमने तत्काल, चूंकि हम वहां पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, चूंकि वहां एक्सपर्ट भी नहीं हमारे पास है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉक्टर साहब वैभव खन्ना साहब बता पाएंगे कि ये क्या चीज होती है। हर CHC पर हमने 20 बेड और 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, ताकि जो गांव के हमारे मरीज हैं, ज्यादा गंभीर हैं, जो डॉक्टर साहब के शब्दों में L2 L3 हैं, उनको वहां एडमिट करके उनका इलाज कराया जा सके। तो ऐसा नहीं है, मैंने तो 600 सिर्फ लखनऊ का बताया था, लेकिन पूरे प्रदेश में जितनी CHC, हमारी लगभग 600 करीब CHC हैं, वहां पर हमने 20-20 बेड की व्यवस्था की है। देखिए सर, आंकड़ों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे जैसा आम आदमी सिर्फ एक बात से समझ सकता है कि अगर लोग मर रहे हैं, इसके मतलब तैयारियां फेल हो रही हैं, और अगर लोगों की जान बचाई जा रही है, इसका मतलब आपकी तैयारियां पुख्ता हैं। अब जरा कोई भी उठाकर देख ले कि हो क्या रहा है, लोग बच रहे हैं या लोग मर रहे हैं। आबादी के हिसाब से जो संख्या है वो कम है या फिर बहुत ज्यादा है, किसी को उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, उन आंकड़ों को देख ले और समझ ले। बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी, प्रियंका जी, नवीन श्रीवास्तव जी और डॉक्टर वैभव खन्ना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने वो तमाम एक्सपर्ट के तौर पर बहुत अहम चीजें बताई हैं जिनके जवाब हम जानना चाहते थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें हैं। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।